अस्सलामु अलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 6 हिस्सा नंबर 3। ये देखो, अभी हाथों की मेहंदी भी माने नहीं पड़ी और किचन के कामों में उलझ गई है। सालहा बेगम उलझ कर रह गई अपने घर के काम में। कल और आज क्या। इसने अपना ज़ब्त आजमाते हुए चाय का कप उन्हें थमाया और दूसरा कप नौफल की तरफ खिसका दिया। जीती रहो। सालहा बेगम हकीकतन इससे बहुत खुश थी। सबा का जी चाहा इनसे कहे कि मुझे सिर्फ जीने की नहीं, दायमी खुशियों की दुआ दें। अपने लिए चाय नहीं बनाई बेटा? इन्होंने पूछा था। मुझे इतनी गर्मी में चाय अच्छी नहीं लगती, वो मदम सुरूरों में बोली थी। इसीलिए तो इनका रंग इतना गोरा है। नूरी ने दांत निकोसे थे। यहाँ चाय की बात हो रही है नूरी बीबी, किसी करीम की नहीं। नौफल ने इसे याद दिलाया। इन्हें तो करीम लगाने की ज़रूरत ही नहीं, हाथ लगाने से मैली होती है। नूरी को भी नए कपड़ों, हल्के फुल्के जेवरात और मेहंदी से सजी सबा बहुत अच्छी लगती थी। सो दिल खोलकर तारीफ कर डाली। माशा अल्लाह बोलते हैं नूरी, सालहा बेगम ने इसे टोका था, जबकि सबा का मारे खजालत के बुरा हाल था। भला यूं किसी ने कब तारीफ की थी? नौफल की अछटी निगाह को इसके रुखसारों की तमतमाहट ने मंजमित कर दिया। बामुश्किल वो अपनी निगाह को इसके गुलाब जैसे चेहरे की गिरफ्त से आज़ाद कर पाया तो चाय का कप लिए उठ खड़ा हुआ। मैं ज़रा न्यूज़ देख लूँ। इसके जाते ही सालहा बेगम ने नूरी को भी छुट्टी दे दी। फिर वो सबा की तरफ मतवज्जा हो गई। सबा बेटा, खुश तो होना यहाँ? इन्होंने बहुत दास्ताना अंदाज में पूछा था। सबा का जी चाहा इनसे लिपट कर रो दे, इन्हें बता दे कि इनका संगदिल बेटा किस तरह इसकी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा गया था। दिल में किसी और को और घर में किसी और को बसा रखा है। कितने आराम से वो इसके अरमानों को जलाकर खाकस्तर कर गया था। इसका जी चाहा इन्हें बताए कि वो इस घर में इसके दिली ख्वाहिश पर नहीं बल्कि इनकी बेटी की खुशियों की जमानत के तौर पर लाई गई है। मगर वो बड़े हौसले से मुस्कुरा दी थी कि अब वो मजीद अहानत बर्दाश्त करने का इयारा नहीं था। नौफल थोड़ा लापरवाह है और बस, मगर बहुत मोहब्बत करने वाला है। अपने से वाबस्ता हर शख्स को अजीज रखता है, बस इजहार नहीं करता। मगर तुम इसकी इन आदात के साथ कंप्रोमाइज मत करना बेटा। खुश रहा करो, खुद को भी बदलो और इसको भी। हंसी मजाक किया करो, सैर तफरी के लिए जाया करो और इससे कहो कि तुम्हें कहीं लेकर जाए। इन्हीं दिनों में तो आज़ादी का लुत्फ है, इसके बाद तो लाइफ और होगी। इन्होंने इसे भी इस तरह समझाया था जैसे कि वो नौफल को समझा रही थी। वो क्या कहती? अगर बात सिर्फ नौफल की लापरवाही और संजीदगी की होती तो वो इसे बदलने की कोशिश भी करती। यहाँ तो मामला ही बहुत ऊपर का था। ये अफरीदी पूरे तमतरात के साथ इसके दिल दिमाग पर छाई हुई थी। क्या वो भूल सकती थी कि नौफल ने पहली रात इसकी किस कदर बेतौकीरी की थी? क्या वो सरापा, वो हुस्न नजरे अंदाज किए जाने के काबिल था? और अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो तुम बिला झिझक मुझे बताना। मैं जैसे अनस और निकी की माँ हूँ, ऐसे ही तुम्हारी भी माँ हूँ। वो बेहद मोहब्बत से कह रही थी। सबा ने बेख्तियार इनका हाथ थामकर होंठों से लगा लिया। कुछ तो चाय जाने का एहसास हुआ था। थैंक्स अम्मी जान। इसके दिल की जमीन अंदर गिरते आंसुओं से भीगने लगी थी। अनस और नगीन के शिमाली इलाका जात की सैर को चले जाने के बाद जैसे घर में सन्नाटा सा छा गया हो। वो तो हर वक्त शोर हंगामे और शोखियां जारी रहती थी। जोहा का दिल तो घबराने लगा। ताई जान चले ना, सबा को ही बुला ले। अभी परसों ये तो अनस और निकी के साथ सब जाकर इसे मिल आए हैं, इन्होंने कहा। तो वो कहने लगी, तो क्या हुआ? अब वो इन्हीं की तो नहीं हो गई ना? हम जब जी चाहे हम इसे ला सकते हैं, ऐसे ही जब भी जी चाहे ले आए। अब वो शादीशुदा है, शोहर और घर की जिम्मेदारी है। वैसे भी वो तुम्हारी तरह नहीं है, दिमाग से काम लेती है। तुम्हें इन बातों की क्या खबर? चची जाने घर का था, मगर मैं सख्त बोर हो रही हूँ, इसने मुंह बसोड़ा था। तुम खुद क्यों नहीं चली जाती सबा की तरफ? ताई जान के मशवरे पर इसकी आंखें ठटक रह गईं। ये तो ठीक है, अभी वाजदान और हमरा आएंगे तो मिलकर प्रोग्राम बनाएंगे, इसने चुटकी बजाते हुए कहा था। मगर अगले 1.5 घंटे के बाद इसके जोश पर ठंडा पानी पड़ चुका था, क्योंकि हमरा का अगले रोज बायोलॉजी का टेस्ट था और वाजदान का इंतहाई इम्पोर्टेंट मैच। लो जी, कौन सा ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है तुम्हारे साथ खेलने? वो सख्त बदमजा हुई थी। वो दिन भी दूर नहीं है डियर, आप भी अभी मेहनत करूंगा तो इस काबिल होगा ना। वो जल्दी से खाना खत्म कर रहा था। बस मेरी दफा ही इन सबको अपने दुनिया जहाँ के जरूरी काम याद आ जाते हैं। वो दोबारा रोमांसी होकर बोली थी। आप ही अगर कहो तो मैं अपने मोकल जिन के साथ तुम्हारी सबा आपी की तरफ भिजवा सकता हूँ, उसने शरारत से ऑफर की थी। बशर्तिका इस जिन ने वापसी का किराया आप ही से ना मांग लिया तो। हमरा भी हंस दी थी। दफा हो जाओ तुम दोनों। जोहा, इसके गुस्से को चची जान ने तंबी इंकारे से मारित कर दिया था। वो चटकती इन दोनों को बुरा भला कहती चली गई थी और इसे गुस्से के मारे वो शाम तक पड़ी सोती ही रही। हमरा ही ने इसे आकर जगाया था। चलें तैयार हो जाएं, सबा आपी की तरफ जाना है। वो जल्दी से उठ बैठी थी।
थी। कौन चाह रहा है? आपको नहीं जाना? जल्दी करें, मैंने आप ही को फ़ोन कर दिया है। हमरा के कहने पर वो कुर्ती से उठ खड़ी हुई थी। जियो हमरा शहजादी, देखना अब की बार मैं तुम्हें ज़रूर आइसक्रीम खिलाऊंगी, वो भी अपना पॉकेट से। इसके वादे पर हमरा ने मुंह बनाया था। कभी तो वादा खिलाफी का रिकॉर्ड तोड़ दें। इस हवाई आइसक्रीम का जायका बहुत अच्छा तो नहीं है। उम्मीद पर दुनिया कायम है माय डियर। वो हंसती हुई बाथरूम में घुस गई थी। तैयार होकर वो लाउंज में आई तो चाय का दौर चल रहा था। ताया जान और चचा जान को सलाम करके उसने वाजदान और हमरा की तलाश में नजर दौड़ाई, जो वहां सिरे से मौजूद ही नहीं थे। वो अभी चाय पी रही थी कि मुईद भी फ्रेश सा चला आया। गीले संवरे बाल गवाह थे कि वो शावर लेकर आ रहा था। चाय निकालूं तुम्हारे लिए? ताई जान ने पूछा तो वो बोला, नहीं रहने दे। चले, कौन कौन जा रहा है? इसने पूछा था। ये जुई ही ने सुबह से जिद लगा रखी है, चची जान ने कहा तो जोहा के दिल में नागवारी सी हुई। वजी कहाँ है? और हमरा? वजी का तो मैच था और अभी कहाँ आया है, और हमरा टेस्ट की तैयारी कर रही है, ताई जान ने बताया था। जोहा का दिल खट्टा पड़ने लगा। तो मुझे पहले बता देती, मैं यूं ही तैयार होकर बैठ गई हूँ। बेटा जी, प्रॉब्लम क्या है? मुझे जा रहा है ना, इसके साथ चली जाओ, ताया जान ने अपने मखसूस से दबंग लहजे में कहा तो वो गोया इसके मुईद के साथ जाने पर मोहर सबत हो गई। चलो फिर वापस भी आना है। इसका अंदाज भी मारे बंदे जिम्मेदारी निभाने वाला था। जोहा भी मुंह बनाते हुए उठ खड़ी हुई। इन दोनों को साथ जाते देखकर ताईजान को बहुत अच्छा लगा था। तुम्हें अब घर में दिलचस्पी लेनी चाहिए, किचन के कामों में हाथ बटाना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करते मुईद की नसीहतें भी स्टार्ट हो गई थी। मैंने तुमसे साथ चलने को नहीं कहा था, तुम ताईजान को इनकार कर सकते थे, इसने नागवारी से कहा, ताकि इसे एहसास हो जाए कि इसके साथ सफर करना तो मजबूरी हो सकता है, नसीहतें सुनाना नहीं। मुईद ने अछड़ती निगाह इस पर डाली। तने तने तासुरात लिए वो बहुत उकताती हुई लग रही थी। मैं बड़ी मम्मी की किसी बात से इनकार नहीं कर सकता, वो शायद अपनी फर्माबरदारी जिता रहा था। तो फिर ये तुम्हारी मजबूरी है। मैं वजी के साथ भी आ सकती थी, जोहा ने बेखौफी से कहा था। काफी अरसे से इसने मुईद से डरना और इसके रोब में आना छोड़ दिया हुआ था। जोहा, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? कतरे तौकफ के बाद इसने बहुत सुकून से पूछा था। जोहा सर से पांव तक सुलग उठी थी। मेरे बदतमीज होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं, मगर इसे तो पड़ेगा जिसकी किस्मत में तुम जैसी फुलिश गर्ल लिखी है, वो अनुज बहुत आराम से कह रहा था, जैसे इससे बहुत दोस्ताना रवाबित हो। हाँ, अगले गुल तो सिर्फ तुम ही हो जैसे। इसे अब गुस्सा आने लगा। बिल्कुल ठीक, वो फिलफोर बोला था। मैं तुम्हारी तरह जज्बाती और बेवकूफ करना फैसले नहीं करता। क्यों? जज्बाती लोग इंसान नहीं होते? वो चटक कर रह गई थी। होते हैं, मगर जरा जज्बाती किस्म के। इसकी मुनकत अजीब सी थी। जोहा ने कोफत ज्यादा अंदाज में इससे कहा था। पता नहीं कौन सी बुरी घड़ी थी जब मैंने सुबह की तरफ आने का प्रोग्राम बनाया था। वाकई कोई बुरी घड़ी ही थी, क्योंकि इसी वक्त मेरी किस्मत में तुम्हें लिफ्ट देना लिखा गया था। मुईद ने भी दिल चलाने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे लिफ्ट लेने का, सिर्फ ताया जान की वजह से मैं मजबूर तुम्हारे साथ आई हूँ, और मैं तो जैसे इसी दिन के इंतजार में जिंदा था। मोहित का अंदाज तो मस्कराना था। जोहा का बस नहीं चल रहा था, चलती गाड़ी से छलांग लगा देती। लिफ्ट देकर तो वो गोया कोई बहुत बड़ा काम कर बैठा था, और इससे बहस करने का मतलब था अपना दिमाग खराब करना। जोहा ने बेहतर समझा मुंह लपेटे खामोशी से बैठी रही, वरना बदतमीज होने का लेबल तो वो लगा ही चुका था, अब बददिमागी का लेबल भी पहना देगा। और इसकी ये हिकमत अमली मुनासिब ही रही थी। अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते तक इनमें गर्मी सर्दी नहीं हुई थी। इनका बहुत तपाक से इस्तकबाल किया गया। नौफल भी घर पर ही था, सो मुईद की इसके साथ बनी रही, जबकि वो सबा के साथ सालेह बेगम के घर में चली आई। थोड़ी देर के बाद अदीना भी चली आई, तो खातिर मदारात के साथ साथ बातों का भी लंबा दौर चला था। वापसी पर इसने सोचा कि इसने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालना है। अपने इतने अच्छे मूड को वो मुईद की दिल चलाती बातों से खराब नहीं करना चाहती थी। मुईद भी शायद इसी मूड में था, इसलिए तमाम सफर खामोशी में तय हुआ था। शदीद हबस और गर्मी के जोर को काली घटाओं और ठंडी हवाओं ने तोड़ दिया था। बारिश को देखते ही सबा को किचन याद आने लगा था। व्हील चेयर धकेलते हुए ना सिर्फ वो साला बेगम को लॉन में ले आई थी, बल्कि अदीना और जरीना बेगम के साथ चाय की दावत भी इसको दी थी। चाय के साथ इसने चिकन सैंडविचेस और शामी कबाब फ्राई किए थे। इतने खूबसूरत मौसम में इस दावत को इन सब ने पसंद किया था। आज बहुत दिनों के बाद उदासी और यस्मितगी भी दूर हुई है। नौफल शादी के बाद कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगा है। अदीना ने यक लगते ही बात छेड़ दी थी। सबा अनसुनी करके साला बेगम की प्लेट में शामी कबाब रखने लगी। इन्होंने ही अदीना को जवाब दिया था। खैर, मसरूफ तो वो शादी से पहले भी बहुत रहता था। माशाअल्लाह से इतना बड़ा बिजनेस है और वही संभालने वाला है। थोड़ी बहुत मसरूफियत तो हो ही जाती है ना, मगर अब मैंने इसे कह दिया है कि सबा काम छोड़कर पहले तो सब काम छोड़कर पहले सबा को कहीं घुमाने ले जाए। इनकी मदद पर सबा ने इत्मीनान महसूस किया, वरना झूठ बोलते हुए इसकी तो जुबान लड़खड़ाने लगती है। ओहो, हनीमून के लिए जा रहा है?
न्यू कपल कहाँ का इरादा है? अदीना ने खुश दिली से पूछा था। मैंने तो कहा है कि कुछ अरसा तक नौफल सिंगापुर जा रहा था, तो साथ सबा को भी ले जाए। देखो क्या प्रोग्राम बनता है, साला बेगम ने मुस्कुराकर कहा तो सैंडविच करने वाला अदीना के हलक में अटक गया। सिंगापुर? इसने बेख्तियार ताईद तलब नजरों से सबा को देखा तो इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शाने अचका दिए। इसी वक्त अंदर से आने वाली फोन बेल की आवाज ने गोया इसकी मुश्किल आसान कर दी। एक्सक्यूज मी, वो दीना के मजीद कुछ बोलने से पहले ही उठकर अंदर चल दी थी। इसके फोन तक पहुंचते हुए कितनी ही बार बेल बज चुकी थी। हेलो, क्या बात है? इतनी मसरूफियत है कि फोन सुनने का भी टाइम नहीं। इसकी नरम सी हेलो के जवाब में नौफल की नागवारी से पुर आवाज गूंजी तो इसका दिल बेतरतीबी से धड़कने लगा। फिर इसकी वजाहत से बगैर वो तहकुमाना अंदाज में बोला, 1 घंटे तक मैं आपको घर से पिक कर लूंगा, एक पार्टी में जाना है। मैं वो गड़बड़ा गई थी। भला वो और नौफल के साथ कब? अगर कहीं से किराए पर बीवी मिलती तो इसे ले जाता, बहरहाल मजबूरी है। बहरहाल मजबूरी है, इसी ठंडे लहजे में कहा गया था। कैसी पार्टी? मेरा मतलब है किस नौयत की? सबा ने बेदिली से पूछा तो वो बोला, इससे आपको क्या मतलब? आप 6 बजे तक तैयार रहिएगा, एंड दैट्स ऑल। इसकी बात मुकम्मल होते ही लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी तो सबा रिसीवर पटक कर रह गई। ये सही है साहिब बहादुर, जैसे लव मैरिज किए बैठे हैं। ऑफिस में बैठकर हुक्म सादिर फरमा दिया। किसका फोन था? साला बेगम ने सरसरी अंदाज में पूछा तो वो कुर्सी में धंसते हुए बोली, नौफल का। कह रहे थे शाम को तैयार रहना, कहीं पार्टी में जाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, इसे भी कामों से फुर्सत मिली। साला बेगम खुश हुई थी। शादी के बाद नौफल ने किसी भी दावत में जाने का नाम नहीं लिया था। ये पहला मौका था कि वो इसे कहीं ले जाने को तैयार हुआ था। जरीना बेगम ने मुतासफाना नजरों से बेटी की तरफ देखा, जिसके चेहरे से इसके दिल की हालत जाहिर हो रही थी। कितने बजे जाना है? इन्होंने पूछा तो वो बोली, मुझे तो 6 बजे तक रेडी होने का कहा है। 4:45 तो बज चुके हैं, इन्होंने कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए कहा। फिर फौरन बोली, तुम जाकर जल्दी से कपड़े मुंतखब करो, बहुत अच्छी तरह ड्रेसअप होना, शादी के बाद पहली बार दावत है तुम्हारी। अभी तो पूरा घंटा पड़ा है। इसने सुस्ती का मुजाहरा करना चाहा था। इस 1 घंटे का पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। अदीना को साथ ले जाओ, कपड़े मुंतखब करते ही कितना टाइम लग जाना है, इन्होंने अटल अंदाज में कहा तो सबा को उठना ही पड़ा। इसकी बरी और जहेज के तमाम कपड़े अभी तक पैक हालत में थे, सिवाय अपने घर और कहीं जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ था और इनके इस्तेमाल की नौबत नहीं आई थी। अदीना ने इसके लिए एक बहुत खूबसूरत साड़ी निकाली थी। फ्रेंच शेफून की स्याह साड़ी का फिलवंगों और मोतियों के जेब काम से बोझल था। ऐसा ही नफीस काम ब्लाउज की हाफ स्लीव्स पर था और गले की पट्टी पर भी। साड़ी तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं पहनी, इसने साफ इनकार कर दिया। ऐसी तकरीबात में फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए और फिर तुम्हारा मुकाबला तो याले अफरीदी के साथ है सबा। अदीना को अब खुलकर खेलने का मौका मिला था। सबा अभी इसके अचानक हमले के शौक में थी कि वो मुतासफाना अंदाज में सांस भरते हुए बोली, जिन औरतों के शोहर दूसरी शादी के चक्कर में हो, इनकी ड्यूटी बहुत कड़ी होती है। शोहर को अपनी तरफ मुल्तफत करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है इन्हें। इसकी बात सुनकर सबा को शदीद धचका लगा था। इसकी तबीयत बेहद मुकर्रर हो रही थी। अगर साला बेगम का ख्याल न होता तो वो कभी भी नौफल के हमरा कहीं जाने को तैयार नहीं होती। इस वक्त इसे बुझे दिल ही से सही मगर इसे तैयारी करना ही पड़ी थी। काश मुझे पहले ही नौफल और याले की कमिटमेंट का पता चल जाता तो मैं किसी कीमत पर भी इस शादी के लिए हामी ना भरती। इसका दिल भर आया था। स्याह नकीनों का खूबसूरत नेकलेस इसकी सराही और गर्दन की दिलकशी में मजीद इजाफा कर रहा था। सर पर हल्की सी जंबिश के साथ कानों के आवजेरे हलकोरों लेकर इसके रुखसारों को चूम रहे थे। एक कलाई दीदा जेब तलाई चूड़ियां से भरी हुई थी, जबकि दूसरी कलाई के खूबसूरत कंगनों के साथ स्याह चूड़ियां झलमिला रही थी। वो बहुत बेदिली के साथ अपनी तैयारी निपटा रही थी। ड्रेसिंग के साइड टेबल पर पड़ी नौफल की फ्रेम में लगी तस्वीर पर निगाह पड़ी तो चुटिया के बल डालते इसके हाथ थटक गए। कितनी आइडियल लग रही थी ये शादी सबको। इतना शानदार शोहर, वसी और अरीज घर, मोहब्बत करने वाली सास। नौफल का ये रुख इसके सामने नहीं खुलता तो वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर करती, मगर यहाँ तो ये हाल है कि आईने से भी नजर मिलाने को जी नहीं चाहता था। इस शख्स ने किसी बुरी तरह से इसका इस्तेहसाल किया था। मुझे भी इनकी खुशियों में खुश होने और ख्वाम का पोज करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मुझे बहुत सुखी रखा हुआ है। वो सैंडल का स्ट्रेप बंद करते हुए इसकी सोचें सुलग रही थी। एक ऐसा शख्स जो आपको अहमियत न देता हो, जिसके नजदीक आपकी हैसियत सिर्फ शतरंज के मोहरों की सी हो, इसके लिए यूं फर्मा बरदारी से हुक्म बजा लाने की भला क्या तुक बनती है। वाकई मैं शोबीस ही तो समझी जा रही हूँ, सिर्फ एक मजबूरी जिसे ना चाहते हुए भी निभाया जा रहा है। परफ्यूम स्प्रे करते हुए इसने अपने जगमगाते रूप को बददिली से देखा। हल्के से मेकअप ने भी इसकी दिलकशी में 4 चांद लगा दिए थे। क्या फायदा इस हुस्न खूबसूरती का जब शोहर ही आपका ना हो। ये दिलकशी बेकार बकवास सोचों के अलावा में सुलगते हुए इसका जी कई बार चाह
चाहा कि वो फिर से वही कपड़े पहन ले। आज ले जाएं जरा अपने याले अफरीदी को ही साथ। वो चीजें समेट रही थी जब नौफल आया। इसे देखकर पहले तो बेख्तियार ठटक गया, फिर नागवारी से बोला, ये क्या फजूल लिबास पहन रखा है आपने? इसका जुमला बहुत अचानक था। इसने बेशक इसकी तरफ से कोई ताइसी नजर या तौसीफी जुमला आने की तवक्को नहीं की थी, मगर वो इस अंदाज के लिए तैयार नहीं थी। अपना सुलगना छुपाकर वो बहुत इत्मीनान से बोली, मेरे ख्याल में तो इस लिबास में कोई भी फजूल बात नहीं है। सबसे ज्यादा ढका छुपा यही है, और मेरे ख्याल में ये लिबास सबसे ज्यादा सरापे को नुमाया करता है। वो होटल अंदाज में जैसे अब चाह रहा हो कि वो लिबास तब्दील कर ले। और वाकई सब इसने साड़ी में सरापे के नुमाया होने वाली बात बिल्कुल दुरुस्त की थी। सबा की खूबसूरत हाइट, मुतनासिब सरापा और कमर पर झूलती लंबी चुटिया हर शय की खूबसूरती को बढ़ा रही थी, जैसे ये लिबास बना ही इसके लिए हो। हालांकि इसे खुद भी यूं नुमाया होने वाला लिबास पसंद नहीं था, मगर नौफल की नापसंदीदगी ने जैसे एक जिद सी बेदार कर डाली थी। एक दुनिया पहनती है यही लिबास, मुझे तो बहुत पसंद है। सबा ने लापरवाही से यूं कहा कि लिबास पहनने की खातिर शादी की हो। नौफल ने एक तेज नजर इस पर डाली थी, मगर मुझे पसंद नहीं है। तो क्या हुआ? इससे पहले भी तो बहुत से नापसंदीदा काम मजबूरन करते आ रहे हैं, एक और बर्दाश्त कर ले। वो बहुत पुरसुकून मगर सुलगाने वाले अंदाज में कहती कमरे से निकल गई तो वो लब भीज कर रह गया। ग्रे कलर के डिनर सूट में मलबूस वो खुशबुओं में बस्ता बाहर आया तो वो लॉन में सालहा बेगम महवे गुफ्तगू थी, इसकी तरफ मतवज्जा तक नहीं हुई। इसकी खुद सरी नौफल को पहली बार महसूस हो रही थी। माशाअल्लाह, आज तो तुम दोनों की नजर उतारनी चाहिए, सालहा बेगम ने बेख्तियार कहा। वो दोनों इतने अच्छे लग रहे थे कि इन्हें अपनी ही नजर लग जाने का एहतमाल होने लगा था। अदीना ने नौफल की संजीदगी और सबा की खामोशी को बहुत लुत्फ अंदोज होकर देखा था। इनके तासुरात से लग रहा था कि इन दोनों की झड़प हो चुकी है या फिर होने वाली है। इस लिबास के मुतालिक नौफल की नापसंदीदगी से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी, और अगर इसके बाद भी सबा ने यह लिबास तब्दील नहीं किया तो इसका मतलब यही था कि अना और जिद का खेल शुरू हो चुका है। आइंदा ये बेकार और बेहुदा लिबास मत पहनिएगा, आई डोंट लाइक दिस। घर से गाड़ी निकालते ही वो बहुत सर्द महरी से गोया हुआ था। सबा का जहन झिंझना उठा तो गोया वो अभी तक वहीं अटका हुआ था। अगर आप मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते तो साफ कह दें, मगर आपको मेरी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है, इसने मजबूत लहजे में कहा तो वो तल्खी से बोला, यह तो बहुत क्लियर बात है। मुझे सिर्फ मामा की खुशी का ख्याल है और इनका देहांत सिंगापुर के ट्रिप से हटाने के लिए इन पार्टीज में मसरूफियत जरूरी है। सबा का दिल जलकर खाक हो गया। कैसे लम्हों में मट्टी कर देता है ये शख्स। मुझे भी सिर्फ इन्हीं का ख्याल है, वरना अपनी इज्जत नफ्स से बढ़कर मुझे कुछ अजीज नहीं। इसने अपने लहजे में लर्जिश नहीं आने दी थी। हालात जैसे चाहे कैसे भी हों, अब आप मेरी वाइफ हैं, इसलिए आपको मेरी पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। वो इसी सर्द अंदाज में बोला तो इसकी अना अंगड़ाई लेकर बेदार होने लगी। जहाँ रिश्ते सौदे के अंदाज में तय हुए हों वहाँ पसंद या नापसंद नहीं देखी जाती। इसने भी अपने लहजे की तलखी को नहीं छुपाया था। नौफल को इसके लबो लहजे पे खफीफ सा झटका लगा था। कसूरवार होते हुए भी वो सब अच्छा कीमत मनी थी। मुझे शोहर के साथ ख्वाम का बहस करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, वो सर्द महरी से बोला था। आपको तो मैं ही पसंद नहीं, वो बेख्तियार कहते हुए जुमला अधूरा छोड़कर तौक़ुफ़ के बाद बोली, मुझसे बात करते हुए आप ध्यान में रखा करें कि हमारी लव मैरिज नहीं है और आपने एक अजीम मकसद की खातिर मुझसे शादी की है। पता नहीं क्या हुआ था, वो यकलख्त इसकी बात के जवाब में हंस दिया, जैसे इसकी बात ने बहुत लुत्फ दिया हो। वो जिताने वाले अंदाज में बोला, ये तो मैं किसी भी वक्त नहीं भूलता, आप बेफिक्र रहिए। अगर आपको टोकता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि अब मेरा नाम आपके नाम के साथ मुंसलिक हो चुका है। आपकी हर कमी बेशी मेरे ही नाम से याद की जाएगी। इसमें भी अगर मेरा कसूर है तो बता दें, मैंने तो आपके लिए प्रपोजल नहीं भेजा था। सबा को रोना आने लगा। बहुत कंट्रोल करते हुए भी आवाज भर आ गई थी। नौफल की रगों में तमानियत दौड़ने लगी। कोई साथ जल रहा हो, सुलग रहा हो तो दुसराहट का एहसास बहुत तकबीयत देता है। वो भी इत्मीनान के असार में था। रोशनियों से जगमगाते और रंगों बू से महकते लॉन में दाखिल होते वक्त वो नर्वस सी होने लगी। जिंदगी में पहली बार किसी मर्द के साथ पार्टी अटेंड कर रही थी। इसका ठटकना और अटक कर चलना नौफल ने भी महसूस कर लिया था। बी कॉन्फिडेंट, मेरे फ्रेंड्स और सर्कल के लोगों की पार्टी है ये। सबकी नजरें अब इन पर थी, शायद इसलिए वो मुस्कुराकर इसे हौसला दे रहा था। हेलो गुड बॉय। 50-55 बरस का सोबर सा शख्स नौफल से बहुत पुरजोश अंदाज में मिला था। दोनों के माबेन रस्मी कलमात का तबादला हुआ। इसके बाद सबा के तारुफ की बारी आई थी। ये याली के डैडी हैं, वो खुश इखलाकी से कह रहा था। इन्होंने तौसीफी अंदाज में सबा को देखते हुए उसके सर पर हाथ फेरा था। यू आर वेरी लकी गुड बॉय। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि हम दोनों में से कौन लकी है अंकल, वो कह रहा था। इसी वक्त याले दूर ही से शोर मचाती इनके नामों के नारे लगाती चली आई। सचमुच तुम VIP हो नौफल अहमद, कब से हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
اس نے طنز میں شکوہ سمویا تھا، پھر صبا کو گلے لگا کر پیار سے بھیجتے ہوئے بہت شرارت سے بولی، مگر صبا کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں دیر کیوں ہوئی۔ اس کے اس قدر کھلے انداز پر صبا کو اپنی پریشانی تپتی محسوس ہوئی تھی، اوپر سے نوفل کا برجستہ قہقہا اس کے کانوں کی لوہے تک سرخ کر گیا تھا۔ تو ان میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس نے سوچا۔ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جن کے آنر پہ پارٹی دی گئی تھی وہی موجود نہیں تھے، باقی تو کب کے آ چکے۔ وہ صبا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگی۔ ان کا ذرا دھیان رکھنا، نہ صرف اس طرح کی پارٹی اٹینڈ کرنے کا بلکہ ساڑی پہننے کا بھی تجربہ ہے ان کا۔ نوفل کی تنبیہ میں صبا کو سراسر اپنی تفسیر کا پہلو نظر آیا، جبکہ یالے نے اپنے مخصوص بشاشت بھرے انداز میں ہنسی کا پیالہ چھلکایا تھا۔ ہاؤ سویٹ، یالے اسے ساتھ لیے سب سے متعارف کراتی پھر رہی تھی۔ صبا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ان سب میں نوفل کی شخصیت بہت پسندیدہ تھی۔ اپنی گھبراہٹ اور جھجک کو خاموشی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے پیچھے چھپائے وہ بہت پر اعتماد دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے ڈھیر سارے مردوں کو پارٹی میں شریک دیکھ کر اسے اپنی ساڑی پہننے کے فیصلے پر شدید ندامت ہو رہی تھی، حالانکہ وہاں کئی اور خواتین بھی اسی لباس میں ملبوس تھیں۔ مگر ان کے بلاؤز کی چوڑائی، گلے کی گہرائی اور آستینیہ نیتاوٹ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا اس ندامت جھجک سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے جو صبا کو گھیرے ہوئے تھی۔ یالے سے معذرت کرتی وہ ایک سائڈ پر آ بیٹھی تھی۔ ویٹر اس کے سامنے مشروب کا گلاس رکھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے رنگ و نور کے اس سیلاب کو دیکھ رہی تھی۔ بے فکر مرد، ہنسی کے جام چھلکاتی لڑکیاں، بے باک قہقہے۔ اسے یک لخت عجیب سا لگنے لگا۔ احساس تنہائی شدت سے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ قسمت اسے جانے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ اس نے دیکھا کچھ لوگ ٹیبل سنبھالتے بیٹھے تھے، جبکہ کچھ لوگ گروپس میں کھڑے ہوئے تھے، باتوں میں اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ اس کی نگاہ پھینکتی ہوئی یالے پر جا ٹھہری۔ نوفل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ سامنے کھڑے ایک لڑکے کو جانے کا کہہ رہی تھی، اور اس لڑکے کے ساتھ ساتھ نوفل خود بھی ہنس رہا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا وہ یوں ہنستا ہوا، جیسے سردی کی دھوپ گرماہٹ اور نرماہٹ کا احساس لیے۔ صبا کے دل میں تکلیف کا احساس جاگزی ہونے لگا۔ کس قدر استحقاق سے یالے نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور واقعی اس کے ساتھ کھڑے کس قدر مکمل لگتے ہو نوفل احمد۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ اگر محفل کا کوئی لحاظ نہ ہوتا تو وہ یقیناً خوب رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ مشروب کا گلاس ہاتھ میں تھامے وہ الٹی سیدھی سوچوں کے حصار میں تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب نوفل اس کے پاس چلا آیا۔ خیریت؟ اس کے پوچھنے پر وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ یہ پارٹی ہمارے آنر میں دی گئی ہے اور آپ تمام ایٹیکیٹس بلائے یہاں بیٹھی ہیں، وہ اس تعلق رویے کا احساس دلانے کے لیے فحاشی انداز میں کہہ رہا تھا، اور وہ تو یوں بھی بھری بیٹھی تھی، اندر کا لاوا پھٹ پڑنے کو بے چین تھا۔ نوفل کا کہنا سونے پر سہاگا ہو گیا۔ اتنی ماڈرن تو میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر سب کے درمیان گھومتی پھروں۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے بھی اندر کی کھولن تلخ جملے کی صورت ہونٹوں سے پھسل گئی۔ وٹ؟ وہ تحیر سے اسے دیکھنے لگا۔ بچے نہیں ہیں آپ کہ میں آپ کو ڈکٹیشن دیتی پھروں؟ اچھی لگ رہی ہے یالے افریدی آپ کے ساتھ، مجھے آپ یہیں بیٹھا رہنے دیں۔ اب کی بار اس نے سیدھے سپاؤ کہہ دیا تھا۔ مائی گاڈ! نوفل بے اختیار کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی وہ اچھی طرح نوفل کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے قدرے دھیان سے صبا کے تاثرات سے جھلکتی ناگواری کو جانچا تھا، تو غصہ اور تمادی تمیز لطف غالب آنے لگا۔ یک لخت ہی اس کا موڈ بدل گیا۔ چاہنے کو تو دل بہت کچھ کہتا ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ اپنا امیج بھی برقرار رکھنا ہے۔ اف، اس قدر خود پسندی! صبا دکھ کے حصار میں گری اسے دیکھنے لگی تو نم سی جھیلوں کو سحر آنکھوں کا طلسم جکڑنے لگا۔ وہ بے بسی پلکیں جھکا کر رہ گئی۔ چلے آئیں میرے ساتھ، اگر میں رسمیں دنیا نبھا سکتا ہوں تو آپ بھی، وہ تہمکانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ صبا کے کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آنے لگی۔ ایک جملے ہی میں وہ اپنے آپ کو اس کے درمیان موجود رشتے کی وضاحت کر گیا تھا۔ باقی تمام وقت وہ ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ لیے مشینی انداز میں اس کے ساتھ ادھر ادھر گھومتی پھرتی سب سے ملتی رہی تھی، مگر اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ بہت سی امیدیں، خواب اور شاید دل بھی۔ میڈم، اگر میرے حلقہ احباب میں اتنا مکمل کپل ہوتا تو میں کسی ایڈورٹائزر کمپنی کا مینیجر ہوتا تو پہلی فرصت میں اس کپل کو اپنے ایڈ میں بک کر لیتا۔ یہ بولڈ سا کمنٹ اسدرانہ کا تھا۔ یالے افریدی کی ایجنسی سے منسلک وہ بہت قابل فوٹوگرافر تھا، نوجوان اور پرجوش۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اتنی بدذوق ہوں؟ میں تو نوفل کی منتیں کر کر کے تھک گئی ہوں۔ اسے اپنی پرسنالٹی کا زیادہ ہی احساس ہے۔ یالے نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ راز کھولا۔ وہ سب اس قدر ڈنر سے فراغت کے بعد مہمانوں سے رخصت پا کر یالے افریدی کے خوبصورت ڈرائنگ روم میں دوستانہ ماحول جمائے بیٹھے تھے۔ حالانکہ وہ سب یالے کے حلقہ احباب میں شامل تھے، مگر نوفل کے ساتھ ان کی بے تکلفانہ گفتگو سے صبا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ نوفل کے یالے افریدی کے ساتھ کافی گہرے تعلقات تھے۔ نہیں بھئی، اب انکار تو نہیں کروں گا، بلکہ میں تو تمہاری طرف سے کسی بھی اچھی آفر کے انتظار میں ہوں۔ نوفل کا مسکراتا ہوا جواب اس قدر غیر متوقع تھا کہ یالے افریدی آمیز تحیر کا شکار ہونے لگی۔ آر یو جوکنگ؟ نوفل!
नॉट एट ऑल, सोच रहा हूँ जहाँ इतने सारे तजुर्बात कर लिए हैं वहाँ एक ये भी सही। अब वो पुरसुकून था, जबकि इसके साथ बैठी सबा के पहलू में तलातम सा मच गया था। तो अब कुर्बत के नए बहाने तलाशे जाएंगे। नहीं भाई, ये तजर्बा अब इतनी आसानी से नहीं तलाशे होगा। आफ्टर ऑल अब तुम एक हस्बैंड बन चुके हो, याले ने शरारत से कहा। आप जो भी कहें मैडम, मैं तो पूरे कपल को अगले ऐड की ऑफर दूंगा, असद राना ने अपने मखसूस लावादी अंदाज में कहा। तो यालू ने मुस्कुराते हुए सबा से पूछा, क्या ख्याल है फिर सबा, क्या तुम इस ऑफर में इंटरेस्टेड हो? वो जो अभी नौफल ही के जवाब से संभली नहीं थी, अब की बार वाज़ह तौर पर गड़बड़ा गई। कमर याले, शी इज़ नॉट। नौफल ने बहुत एतमाद के साथ इसकी तरफ जवाब दिया था। पता है मुझे, ये अपनी वाइफ के लिए बहुत पॉजेसिव है। याले ने इन सब के इल्म में इजाफा किया, और वो अपनी बीवी के लिए जितना पॉजेसिव था ये सबा को वापसी पर अंदाजा हो गया था। औरत का काम गर्दारी करना होता है, ना कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना। पता नहीं वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहा था या सबा को कुछ समझा रहा था, मगर वो अच्छी खासी तब उठी थी। बज़ाहिर बहुत रसान से पूछा, और फिर आप याले अफरीदी को किस कैटेगरी में शामिल करते हैं? ओह, शी इज़ द परफेक्ट लेडी। इसके लहजे की शगुफ्तगी और साइश सबा ने बहुत अच्छी तरह महसूस की थी। वो बहुत ठंडी तबीयत की मालिक थी, इसमें जलन का मादा नहीं था, मगर साथ वाली सीट पर बैठा ये शानदार सा शख्स अपने रवैयों से इसे जला ही रहा था और सुलगा भी रहा था। ये शख्स जिसके साथ इतना अटूट रिश्ता होने के बावजूद कोई रिश्ता नहीं था। थक कर सीट से पुश्त टिकाते हुए वो खिड़की से बाहर भागते दौड़ते मुनासिर देखने लगी। थोड़ी वक्त ही सही, मगर अदीना ने इस रेस्टोरेंट का पता चला लिया था जहां अमाद रोजाना लंच करता था। सामने ही की टेबल पर तो वो बैठी थी। अमाद को क्यों दिखाई ना देती? वो हैरान सा इसकी तरफ आया, जो इसकी आमद से अनजान बनने की एक्टिंग में मसरूफ थी। तुम यहाँ कैसे? हेलो हाय के बाद वो हैरत से पूछ रही थी। अमाद बेतकल्लुफ कुर्सी घसीटता इसके मुकाबिल बैठ गया। यही बात तो मैं तुमसे पूछने लगा हूँ कि तुम यहाँ कैसे, और साथ कौन है? मुस्कुराते हुए उसने पूछा। मेरे साथ कौन होगा? कोई भी तो नहीं है। वो उदास सी हो गई तो अमाद भी संजीदा हो गया। क्या बात है अदीना, आर यू ओके? ठीक हूँ मैं। वो मबहम सा मुस्कुराई, मगर इसके तासुरात इस मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहे थे। इतनी उदास क्यों हो रही हो? बहुत बुझी बुझी सी लग रही हो। गुजरे दिनों में इनकी बेतकल्फी काफी बढ़ गई थी। तो अमाद का अंदाज भी दोस्ताना ही था। अमाद का अंदाज भी दोस्ताना ही था। अच्छा, इतना जान गए हो मुझे? वो हंसती थी। इतना तो जान ही गया हूँ कि तुम्हारी खुशी और गम का अंदाजा कर सकूँ, वो शरारत से कह रहा था। दावे से कह रहे हो या यूं ही खुश फहमी पाल रखी है? अदीना ने लतीफ सा तंज किया और वो कहा लगा बैठा। अब ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ किस हसीना से मिलने आए हो? अदीना ने इससे पूछा था। खुदा को मानो यार, ये मेरा लंच आवर है और मैं हमेशा इसी रेस्टोरेंट में लंच करता हूँ। वो सफाई पेश करने के अंदाज में बोला तो वो हंस दी। अब तुम बताओ, तुम अकेले यहाँ कैसे? वो मुतजस्साना अंदाज में पूछ रहा था। वो संजीदा सी हो गई। मैं यहाँ किसी की बेवफाई भुगत रही हूँ। क्या मतलब? वो चौंका था। मतलब ये कि कोई वादा करके आया ही नहीं है, वो कदर रंजीदगी से कह रही थी। किसकी बात कर रही हो तुम? ओह, तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो। वो फीके से अंदाज में हंस दी थी। मैं अपनी एक फ्रेंड की बात कर रही हूँ। आज मेरा बर्थडे है, जो मुझे इसके साथ सेलिब्रेट करना था। इसका फ़ोन आया कि वो आ नहीं सकती, सो अब मैं भी वापस जा रही हूँ। ओह, अमाद को तासुफ हुआ था। काफ़ी बेवफा दोस्त से रखे हुए हैं तुमने। बहरहाल, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। वो ढंग से मुस्कुरा भी नहीं पाई थी। कम ऑन अदीना, न चेयर अप। मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या मुझे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने का हक नहीं है? वो बहुत खुश दिली से कह रहा था। लेकिन ओह कम ऑन, डोंट बी सो फॉर्मल। वो बेपरवाही से कहता वेटर को बुलाने लगा। इसे केक का ऑर्डर दिया और अपनी और अदीना की पसंद की चंद दूसरी खाने की अशिया नोट कराई। वेटर के जाते ही अदीना इस पर खफा होने लगी। अमाद प्लीज, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। इस सारे की भला क्या जरूरत है? तुम्हें सिर्फ इस सेलिब्रेशन पर एतराज़ है या मेरे साथ सेलिब्रेशन पर? वो बहुत संजीदा से पूछ रहा था। अदीना के अंदर बढ़ता इत्मीनान हल्की सी मुस्कुराहट की सूरत में इसके लबों पर बिखर गया। किसी पर भी नहीं। ये हुई ना बात? वो शगुफ्तगी से हंस दिया था। एक बात पूछूं अमाद, अगर तुम माइंड नहीं करो तो? इसने जैसे बहुत झिझक कर पूछा था। जवाबन वो सुकून से बोला, क्या मुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं? एक्चुअली सच बात तो यह है कि अब मेरा मोहब्बतों पर से यकीन ही उठ गया है। मोहब्बत की आड़ में मैं इस कदर ऐसे जज्बे का सामना कर चुकी हूँ कि अब ये सब कहीं तुम मुझ पर तरस खाकर या हमदर्दी की वजह से। तो इसकी अदाकाराना सलाहियत अरूज पर थी। अगर अमाद को इसके ख्यालात पर शक भी पड़ जाता तो वो उसी वक्त इस पर 2 हरफ लानत के भेजकर जा चुका होता, मगर इसके बरअक्स वो अदीना की दुखी हालत से बहुत मुतासिर हुआ था। मुतासफाना नजरों से इसे देखते हुए पुरसुकून अंदाज में बोला, किस बात का दर्स? कैसी हमदर्दी? ना तो तुम अपाहिज हो और ना ही दर्स खाने के काबिल। सिर्फ जिस्मानी माजूरी ही तो काबिल रहम नहीं होती अमाद। वो नजर झुकाए कह रही थी
اور عماد کو اس کی بات سمجھنے میں دقت پیش نہیں آئی تھی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میرے لیے صرف یہ اہم ہے کہ تم آج کیا ہو۔ جس طرح تمہیں میرے ماضی سے دلچسپی نہیں، اسی طرح مجھے بھی تمہارے ماضی سے کوئی غرض نہیں۔ تم میرے لیے اتنی ہی رسپیکٹیبل ہو جتنا کہ کوئی دوست ہو سکتا ہے۔ مگر یہ لوگ تو وہ کچھ کہنے لگی تھی، مگر عماد اس کی بات کاٹ کر سنجیدہ سے بولا، لوگوں کی تو ایسی کی تیسی، جتنا ٹائم لوگ دوسروں کی زندگیوں میں ٹانگ چانگ کرنے میں لگاتے ہیں، اگر اتنا اپنے گرد و پیش پر لگائیں تو اپنے کافی پرابلمز حل کر لیں۔ میں نہیں چاہتی عماد کہ میری وجہ سے کوئی ہماری دوستی پر اعتراض کرے۔ اس نے دزدیدہ نظروں سے عماد کے چہرے پہ چھائی سنجیدگی کو جانچا تھا۔ پرواہ نہ کرو، اس کی سنجیدگی میں اب خفگی کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ اور ایک بات تم بھی نوٹ کر لو کہ تم صرف اور صرف خود ترسی کا شکار ہو۔ بتاؤ مجھے کس بات کی کمی ہے تم میں؟ کبھی مجھ سے کانفیڈنٹ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، مگر ڈائیورس والے حادثے کے بعد مجھے تو جیسے میں بالکل خالی ہو کر رہ گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والی نمی عماد کے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ اس کا واسطہ آج تک لڑکیوں کی جس قوم سے پڑا تھا وہ سب شوخ، چنچل، لاپرواہ اور آزاد طبع کی تھی۔ سو وٹ ادینا، سو وٹ؟ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے اپنے لفظوں پہ زور دے کر بولا تھا، اس حادثے سے تمہاری زندگی ختم تو نہیں ہوئی، بلکہ زندگی کا ایک دور ختم ہوا ہے اور اگلا دور شروع ہوا ہے۔ زندگی تو مسلسل حرکت کا نام ہے، تجربات اور مشاہدات کا نام ہے۔ تھک ہار کر بیٹھ جانا موت کی علامت ہے، اور اگر دل ہی مردہ ہو جائے تو وہ بڑی کامیاب اداکاری کر رہی تھی۔ تمہارے دل کو تو میں دیکھ لوں گا، فی الحال تو کیک آ رہا ہے، اسے حلال کرو۔ عماد نے ویٹر کو کیک سمیت آتے دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ آج سے تم اپنی پچھلی زندگی بھول کر ایک بالکل نئی زندگی کا آغاز کرو، اور وعدہ کرو گی کہ زندگی کے ناخوشگوار لمحات کو تم خواب سمجھ کر بھول جاؤ گی۔ وہ کیک پر لگی کینڈل جلاتے ہوئے اور مخلصی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ سیاہ پینٹ اور وائٹ شرٹ میں سرخ پرنٹڈ ٹائی باندھے، شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کرتے، اپنے مضبوط سراپے اور کھڑے نکوش کی وجہ سے کسی طور پر نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں لگا تھا وہ۔ مگر جب آنکھوں پر فریب کی پٹی بندھی ہو تو سامنے لگے آئینے میں اپنی شکل دکھائی نہیں دیتی۔ در حقیقت ادینا نے بھی کچھ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھری ہاتھ میں تھام لی تھی۔ وہ سوچ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، زندگی میں پہلی بار مجھے اتنا اچھا اور مخلص دوست ملا ہے عماد، اور مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں اس دوستی کے تقاضوں کو بہت اچھی طرح نبھائیں گے۔ یقیناً، وہ فوراً بولا تھا۔ ادینا نے طمانینت محسوس کرتے ہوئے چھری کے ساتھ کیک کاٹ ڈالا، پھر ایک اچھا سا لنچ کیا گیا۔ تمہارا گفٹ مجھ پر ڈیو ہے، وہ وعدہ کر رہا تھا۔ عماد، اتنا ہی بہت ہے، اس نے کہنا چاہا، مگر وہ بل کے پیسے پلیٹ میں رکھتا اسے ٹوک گیا۔ دوستی کے اصولوں سے تم سے زیادہ اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے تم خاموش رہو۔ یہ اچھی رہی، وہ ہنس دی تھی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اس نے آفر کی تو ادینا نے بلا تعمل اس کی آفر کو قبول کر لیا۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم، محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 7۔